मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास, लेसन नंबर 6 ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टिश्यू। ये कल से आपका चला हुआ था लेसन नंबर 6, और यहाँ पर टिश्यू के बारे में आपको बताया जा रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें सजीवों का जो शरीर होता है, जिसमें चाहे जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है बच्चों। और समान आकार, समान प्रकार की जो कोशिकाएं हैं या समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं, जब वो उनके एक निश्चित समूह को ऊतक कहते हैं। उन्हीं ऊतकों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। पहली वीडियो में आपको ऊतक की डेफिनेशन, ये सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया था। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। अर्थात ये जो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जंतु का शरीर और पौधों का जो शरीर है, उनकी शारीरिक संरचनाओं में बहुत अधिक अंतर होता है, उनकी वृद्धि करने में अंतर होता है, कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। ठीक है बच्चों, जो पौधों की वृद्धि होती है कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। पौधों के जो ऊतक हैं वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, चलते रहते हैं, पुराने नष्ट होते रहते हैं, नए का निर्माण होता रहता है। ऊतकों का विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। उनकी विभाजन की जो क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण, अर्थात जो प्लांट टिश्यू हैं या पादप ऊतक हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर वृद्धि अथवा विभज्योतक, उसको चाहे वृद्धि ऊतक समझ लीजिए या विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। ठीक है बच्चों, जो जंतुओं में कोशिका वृद्धि होती है वो एक तरह से ही होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जंतुओं में विभाज्य क्षेत्रों की और अविभाज्य क्षेत्रों की, अर्थात जिन क्षेत्रों में विभाजन होना है उनकी भी, जिन क्षेत्रों में विभाजन नहीं होना है, जिनको हम अविभाज्य क्षेत्र कहते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। ठीक है, यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो पौधे का जीवन होता है वो एक ही स्थान पर पूरा होता है, वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, चल फिर नहीं सकता। यहाँ तक कि जो जीव का है, जंतुओं का जो जीवन है वो चलायमान रहता है, चलता रहता है। जीव जंतु कोई भी हो, किसी भी प्रकार का, वो सब स्थान बदलते रहते हैं, जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता। तो पौधों की वृद्धि जो होगी बच्चों, पौधों के अंदर जो विकास होगा वो उसी तरह से होगा जैसे जो उसके अनुकूल होगा। और जीव जंतुओं में जो विकास होगा, जीव जंतुओं में जो वृद्धि होगी, जीव जंतुओं में जो ऊतकों का विभाजन होगा, वो उस प्रकार से होगा जैसे उसके लिए वो अनुकूल होगा। प्रत्येक सजीव का, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका विकास उनके जीवन के अनुरूप ही होता है, जीवन के अनुकूल ही होता है, जिससे वो अपने आप को वातावरण में अनुकूलित कर सकें। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे जो चर्चा होने वाली है, आगे जो आपको बताया जाएगा, ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, पादप ऊतक, वो कौन कौन से होते हैं, जो एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक वो कौन कौन से हैं, सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आगे बच्चों, पादप ऊतक, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ का अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधों के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो नंबर 1, विभज्य ऊतक।
ठीक है बच्चों। विभज्योतक जो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि विभाजन, अर्थात जिनके द्वारा पेड़ पौधों के अंदर विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, ऊतकों का विभाजन होता है और वो लंबाई में वृद्धि करते चले जाते हैं, ऐसे ऊतकों को विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बच्चों ये आप क्रियाकलाप देख रहे हैं। क्रियाकलाप तो आप ये बुक से भी पढ़ सकते हैं कि क्रियाकलाप देखने के लिए हम कौन से पौधे की आवश्यकता होती है। इसमें प्याज के बारे में बताया गया है, जो प्याज का पौधा है उसके बारे में इसमें स्टडी की गई है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक भी कहा जाता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जिन क्षेत्रों में विभज्योतक पाया जाता है उन्हीं में ही इस ऊतक विभाजित होते हैं और उन्हीं भागों के अंदर विभाजन की प्रक्रिया होती है जिस स्थान पर यह ऊतक पाया जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय अथवा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किस तरीके से इनको विभाजित किया गया? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, शीर्षस्थ का मतलब जो सबसे ऊपर होता है, कैम्बियम, पार्श्वीय जिसमें ब्रांच शाखाएं निकलती हैं, अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर होती हैं। जो इसके भाग होते हैं उनमें इनके जो ऊतक हैं विभज्योतक की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, जैसे ही ये बढ़ती हुई जाती हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, नीचे चलेंगे। चित्र आप इसमें देख ही रहे हैं। ये पार्श्व विभज्योतक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है और शीर्षस्थ सबसे चोटी पर, टॉप पर जो होता है। तो इसमें आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभाजन कहाँ कहाँ होगा। शीर्ष पर होगा, अंतर्विष्ट अंदर के जो भाग होंगे उनमें होगा, पार्श्व जो किनारों पर होंगे उनमें भी विभज्योतक पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर विभज्योतक होगा विभाजन की प्रक्रिया वहीं पर होगी। प्रहरों के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ये तनों में भी पाया जाता है और जड़ों में भी पाया जाता है, क्योंकि जड़ें आप जानते हैं पौधे की जड़ें गहराई तक प्रवेश करती हैं, वहाँ भी विभाजन की आवश्यकता होती है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। कुछ विभज्योतक जो हैं पर्व संधियों के पास ही पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है, अर्थात ये अत्यधिक क्रियाशील कोशिकाएं होती हैं। इस ऊतक के अंदर जो हैं बच्चों बहुत ही क्रियाशील कोशिकाएं होती हैं, जिससे लंबाई में बढ़ती चली जाती हैं और वृद्धि होती चली जाती है। पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। उनके पास रसधानी नहीं होती हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं, अर्थात जिस लेसन के अंदर कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया गया था वहाँ पर आपको जानकारी रही होगी कि रसधानियाँ या वैक्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात विभज्योतक में ये इस प्रकार के वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। नंबर 2 है बच्चों स्थायी ऊतक। ये परमानेंट टिश्यूज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? जो विभज्योतक से बनी कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं। बाद में चल करके ये विभाजन की शक्ति को खो देती हैं।
इसके फलस्वरूप ये स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यही कोशिकाएं बच्चों, आपको यहाँ समझना इस बात के लिए ज़रूरी है कि जब ये विभाजन करती हुई रहेंगी तो इनका एक विशिष्ट कार्य और भी रहता है कि ये विभाजन धीरे धीरे इनके अंदर होने वाला जो विभाजन है वो शक्ति अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है, उस शक्ति को ये खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। और जब ये शक्ति, विभाजन की शक्ति खो जाती है, तब ये बच्चों परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी टिश्यू में, स्थायी ऊतक में बदल जाती है, अर्थात स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यही कोशिकाएं फिर बच्चों समझ लीजिए स्थायी कोशिकाओं में और स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। अलग अलग प्रकार के जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनका ये जो निर्माण करती हैं, उनका विकास करती हैं। चित्र आप इसमें देख रहे हैं, पौधे के तने का ये ट्रांसवर्स सेक्शन TS जिसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, और अंदर जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसकी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इस तरीके का ये पिक्चर आपको दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। इससे आगे सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक अर्थात सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा को कहते हैं, जो सबसे बाहरी परत होती है। किसको कहते हैं बच्चों? जो एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण, ये जो ऊतक हैं या ये कोशिकाएं हैं, भोजन का भंडारण करने का कार्य करते हैं, अर्थात इनके अंदर भोजन का भंडारण रहता है। और विशिष्ट क्रियाओं के लिए जब भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं स्थानों से, इन्हीं ऊतकों से भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ लीजिए बच्चों, इन टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करने में भी काम आती हैं। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। यही पैरेन्काइमा बच्चों फिर किस में बदल जाता है? क्लोरेन्काइमा में बदल जाता है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है जब इनमें, क्योंकि हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक की जगह फिर पैरेन्काइमा के स्थान पर इनको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं, केविटीज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं, अर्थात तैरती रहती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि जब इनमें हवा भर जाती है, ये कैविटीज़ का काम करती हैं, गुहिकाओं का काम करती हैं, तो इन्हीं ऊतकों को फिर एरेन्काइमा भी कहते हैं। समझना होगा बच्चों, यहाँ पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, एक ही प्रकार का ऊतक विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होता रहता है। पौधों में लचीलापन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है, जो इनमें एक तरीके से लचीलापन पाया जाता है, कोलेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती हैं। ठीक है बच्चों, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी हो जाती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ये आपस में सटी हुई रहती हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक
पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। बच्चों जब आप इसको पढ़ेंगे तो जितने भी ऊतक हैं, ऊतक के नाम है, सब आपको अंडरलाइन करने होंगे, जिसे रिवीजन करते हुए आपको तुरंत ये समझ में आ जाए। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ ऊतक इसमें दिखाए गए हैं। यह ऊतक पौधों को कठोरता एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। जो पौधे कठोर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, बड़े मुश्किल से और ताकत से उनको तोड़ा जाता है। तो समझ लीजिए वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, इनके अंदर भी कोई स्थान नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि बच्चों आपको बताया गया था कि जो कठोरता आती है पौधे के अंदर, कठोरता आती है कि जब पौधा छोटा होता है बहुत ही लचीला होता है, मुलायम होता है, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और ऊतक जो हैं, एक ही प्रकार के ऊतक उनकी अनुकूलता के कारण विभिन्न नामों के द्वारा चेंज होते चले जाते हैं, अपने उन कार्यों को पूरा करते हैं। ऐसे ही एक स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक है, ये पौधों को इतना कठोर कर देता है कि उसको हम आसानी से ना हिला सकते हैं, ना उसको ज़मीन से उखाड़ सकते हैं, ना उसको तोड़ सकते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप बच्चों को स्वयं पढ़ना होगा, देखना होगा इसमें कौन से पौधों के बारे में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर जो आप देख रहे हैं, यह कोशिका जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, जो कि अभी आपको इस चित्र में दिखाई गई थी। इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। शुष्क स्थान का मतलब होता है जहाँ पर बारिश कम होती हो या पानी कम मिलता हो। ऐसे पौधों पर, जिन स्थानों पर पौधों को पानी नहीं मिलता और वहाँ की जलवायु जो होती है बहुत शुष्क होती है, और उन स्थानों पर जो उगने वाले पौधे हैं उनकी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बहुत मोटी हो जाती है। जैसे आप नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, जो जल के अक्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जल के जो जल रहता है, सुरक्षित रहता है, उसको वो कम होने से रोकने का कार्य करती है, उसको नष्ट नहीं होने देती। पौधे के ऊपरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। उसका कारण क्यों है? इसका कारण इसलिए होता है कि मोटी वो इसलिए हो जाती है जिससे पौधे के अंदर भरा हुए पानी का ह्रास न हो, कम न हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो यह एक प्रकार से पत्ती को प्रतिरोधी बनाती है। यह जल अक्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश में पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। यह कोई भी हानिकारक कीट को, हानिकारक ऐसे बैक्टीरिया, वायरस को अंदर जाने नहीं देती जो उस पौधे को हानि पहुंचा दे, क्योंकि बहुत कठोर होती है, अत्यंत मोटी होती है। अतः इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये एपिडर्मिस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि एपिडर्मिस के कितने कार्य होते हैं। पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का कार्य वृक्क के आकार की कोशिकाएं जो घेरे रहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन
वाष्प के रूप में पानी का निकालना, और जो अधिक मात्रा में पानी बच्चों पौधे के अंदर आ जाता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकलने का कार्य भी स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है, कि क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्टोमेटा के द्वारा बच्चों चलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, ठीक है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनको पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पानी को सोखने की वृद्धि उनके अंदर बढ़ जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले जो एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्यों होता है उसमें? क्योंकि मरुस्थल में आप जानते हैं पानी की कमी होती है, पानी पौधे से बाहर ना निकले, इसलिए एपिडर्मिस में क्यूटिन जो जल अवरोधक का कार्य करता है का लेप हुआ रहता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? आपने कभी सोचा कि मरुस्थलीय पौधों के अंदर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आप देखें, क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसका बाह्य, ठीक है बच्चों, वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कोर्टेक्स में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनके भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर आपका हो गया है जो परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू में भी सरल स्थायी ऊतक के बारे में, चाहे उसमें स्क्लेरेन्काइमा था, पेरेन्काइमा था, कोलेन्काइमा था, ये सभी की चर्चा इसमें आ गई है। पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो इन सभी को आपको पढ़ना और उसके साथ साथ वीडियो देखना ये अत्यंत ज़रूरी है। कल जो आपको वीडियो भेजी जाएगी जटिल स्थायी ऊतक से शुरू किया जाएगा और यहीं तक आप इसको पढ़ें, वीडियो देखें, चित्र बना करके देखें, तभी आप इस पाठ को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और ये आपको समझने में फिर आसानी हो सकती है। और आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़िए, किंतु आप अगर नहीं पढ़ेंगे, वीडियो के साथ साथ लेसन को नहीं पढ़ेंगे तो समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मेहनत के साथ पढ़ते रहें, जिससे आपको कोई आगे बढ़ने में परेशानी ना आए। थैंक यू।